हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 2 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में कौन सा स्थान हासिल किया? ऑप्शन नंबर ए है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा और डी है चौथा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। वैश्विक महामारी कोरोना जनित आर्थिक मंदी के उपरांत भी उत्तर प्रदेश सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के मामले में 19.48 लाख करोड़ रुपए के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। इससे पहले यूपी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर था। इस पायदान पर पहुंचने वाले यूपी ने केरल, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक को पछाड़ दिया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। तो दोस्तों, ये जो GSDP है इसकी अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है। और GSDP की रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और GSDP है क्या? तो GSDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जिस तरह से किसी देश की अर्थव्यवस्था को जानने के लिए GDP होता है, GDP के बारे में सबको जानता है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और उसे हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। जिस तरह से किसी भी देश की GDP होती है और उससे क्या पता चलता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी है, ठीक है। तो उसी तरह से जो GSDP होता है ये एक राज्य के लिए होता है और इससे किसी राज्य की अर्थव्यवस्था का पता चलता है। और अभी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई है राज्य अर्थव्यवस्था के लिए GSDP, तो उसमें उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आया है। यानी कि भारत के सभी राज्यों में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और कितनी है? तो 19.48 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है। और अगर पहले स्थान की बात की जाए तो भारत में महाराष्ट्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और महाराष्ट्र पहले स्थान पर आया है। और महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था यानी GDP कितनी है? तो 30.7 लाख करोड़ की GDP के साथ महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के कितने अधिनियमों को रद्द किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 3। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के 3 अधिनियम को रद्द किया है। और वो 3 अधिनियम कौन कौन से हैं? तो देखिए, इन अधिनियमों में प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1919 ये पहला अधिनियम है। दूसरा है संयुक्त प्रांत प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1919 और तीसरा है संयुक्त प्रांत जिला परिषद शिक्षा अधिनियम 1926। तो ये 3 अधिनियम को उत्तर प्रदेश सरकार ने रद्द कर दिया है और ये बेसिक शिक्षा विभाग के 3 अधिनियम थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को घर बैठे नौकरी देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है जेम पोर्टल, बी है सुरक्षा पोर्टल, सी है रोजगार पोर्टल और डी है सेवा योजना पोर्टल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सेवा योजना पोर्टल। उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सेवा योजन पोर्टल और ये सेवा योजन पोर्टल की वेबसाइट दी गई है से घर बैठे पता चल जाएगा कि किस सरकारी एवं निजी कंपनी में भर्तियां निकल रही हैं। साथ ही उन भर्तियों में मांगी गई योग्यता के अनुसार बेरोजगार युवा उन भर्तियों के लिए घर बैठे आवेदन कर पाएंगे। तो ये जो सेवा योजन पोर्टल है इससे जो बेरोजगार युवा हैं उनको लाभ होगा। और क्या लाभ होगा कि जो बेरोजगार युवा होते हैं उन्हें किसी रोजगार के लिए इधर उधर जाना पड़ता था, किसी प्राइवेट कंपनी में जाते थे या किसी सरकारी कंपनी में, तो अब उन्हें कहीं जाना नहीं होगा। और इस सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से वो घर बैठे ही
ये जान सकेंगे कि किस सरकारी एवं निजी कंपनियों में भर्तियां निकल रही हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीरांगना झलकारी बाई ट्रैफिक पार्क का लोकार्पण मध्य प्रदेश के सागर शहर में किया गया। झलकारी बाई का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है भोपाल, बी है जबलपुर, सी है झांसी और डी है गोरखपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, झांसी जिले में। जो झलकारी बाई थी उनका जन्म झांसी जिले में हुआ था। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने सागर शहर में, आपको शहर का नाम भी याद रखना है, सागर शहर में वीरांगना झलकारी बाई ट्रैफिक पार्क का उद्घाटन किया है और ये भी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। इस पार्क को बनाने में, दोस्तों यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, इस पार्क को बनाने में 65 लाख रुपए का खर्च आया है। पार्क में वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को उत्तर प्रदेश के झांसी के पास भोजला गांव में एक कोली परिवार में हुआ था। झलकारी बाई ने समर्पित रूप से न केवल रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया बल्कि झांसी की रक्षा में अंग्रेजों का सामना भी किया। तो दोस्तों ये कौन थी झलकारी बाई, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों जो झलकारी बाई थी इनका जन्म तो आपको पता है 22 नवंबर 1830 को हुआ था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में। और जो ये झलकारी बाई थी रानी लक्ष्मीबाई की ये प्रिय सहेलियों में से एक थी और इन्होंने 1857 की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसने? झलकारी बाई ने। और ये जो झलकारी बाई थी इन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन फिर भी ऐसा बताया जाता है कि झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही एक कुशल योद्धा थी। और इनके जो कुशल योद्धा हैं इसके एक चर्चा है कि एक बार ये जंगल में लकड़ी काटने के लिए गई थी, क्योंकि ये एक निर्धन परिवार से थी तो ये जंगल में लकड़ी वगैरह काटती थी। तो ये जंगल में लकड़ी काटने के लिए गई थी तो वहाँ पर इनकी मुठभेड़ एक बाघ से हो गई थी। तो वहाँ पर उन्होंने उसे अपनी कुल्हाड़ी से ही मार गिराया था। तो तब से ये बहुत चर्चा में रहीं। और दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है इनसे संबंधित जिससे ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई हैं वो क्या थी? वो थी 1857 की क्रांति। दोस्तों 1857 की क्रांति में जो एक अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम क्या था? तो ह्यूरोज उसका नाम था। तो ह्यूरोज ने जब झांसी में आकर के आक्रमण किया अपनी विशाल सेना के साथ, तो उन्होंने झांसी का जो किला था उसमें प्रवेश कर लिया था। तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो अपने लोगों को बचाने के लिए उससे जो उसकी सेना से लड़ने लगी। तो इस दौरान जब जो झलकारी बाई हैं उन्होंने देखा कि उनकी रानी बहुत ज़्यादा परेशानी में घिर गई हैं, क्योंकि सैनिक जो है वो अंग्रेज़ों की बहुत ज़्यादा थी संख्या में। तो तुरंत झलकारी बाई महल के अंदर गईं और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की तरह कपड़े पहने, क्योंकि जो झलकारी बाई थी वो रानी लक्ष्मीबाई के जैसी दिखती थी। वो रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई बिल्कुल एक जैसी दिखती थी। तो इस वजह से उन्होंने एक योजना बनाई और तुरंत जाके रानी लक्ष्मीबाई जैसे उन्होंने वेश धारण किया, उसी तरह के कपड़े पहने और महल से बाहर निकली और जो जनरल ह्यूरोज था उसके कैंप में गईं जहाँ पर वो बैठा हुआ था। तो वहाँ पर वो गईं और उसे देखकर जो झलकारी बाई गईं तो जो ह्यूरोज था उसने देखा कि लक्ष्मीबाई शायद हार मान गई हैं और इस वजह से ये मेरे पास आई हैं। तो झलकारी बाई ने कहा कि मैं रानी हूँ और मतलब जो युद्ध से संबंधित कुछ उन्होंने बातचीत की। उनका जो उद्देश्य था वो ये था कि अंग्रेजी सेना को भ्रम में रखना और जिससे कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्हें समय मिल सके और वो वहाँ से निकल सकें। तो वहाँ से रानी लक्ष्मीबाई निकल भी गई थी, लेकिन उसके बाद जब अंग्रेज़ों को पता चला कि ये रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, ये उनकी हमशक्ल है, तो फिर अंग्रेज़ों ने जो है उससे युद्ध भी किया और जो झलकारी बाई थी वो लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राणों को जो है न्यौछावर कर दिया था। तो ये इतिहास था रानी जो झलकारी बाई थी इनका। ये कोई रानी नहीं थी, ये रानी लक्ष्मीबाई की जो दुर्गा सेना थी उसमें एक सैनिक थी। ठीक है, तो ये इनका योगदान भी बहुत ज़्यादा रहा है 1857 की क्रांति में। तो ये एक बहुत ही वीरांगना महिला थी। ठीक है दोस्तों, तो झलकारी बाई के बारे में आप लोगों ने जाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रहा आर्कटिका एम किस देश का उपग्रह है? ऑप्शन नंबर ए है रूस, बी है अमेरिका, सी है भारत और डी है ब्राजील। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए रूस।
हाल ही में रूस ने अपना उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया। इस उपग्रह का मकसद आर्कटिक क्षेत्र में पर्यावरण एवं जलवायु को मॉनिटर करना है। सोयूज रॉकेट द्वारा इस उपग्रह को लॉन्च किया गया है। तो आपको इस उपग्रह का जो लॉन्च किया गया है उसके रॉकेट का भी नाम याद रखना है। तो सोयूज रॉकेट द्वारा इस उपग्रह को लॉन्च किया गया है। और किस देश ने किया है? तो रूस ने इसे लॉन्च किया है। तो रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। और रूस की मुद्रा क्या है? तो रशियन रूबल रूस की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के नवनिर्मित शताब्दी भवन का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है श्री नीतीश कुमार, बी है न्यायमूर्ति एस बोबडे, सी है श्री रविशंकर प्रसाद और डी है न्यायमूर्ति संजय करोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे यानी शरद अरविंद बोबडे। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने पटना उच्च न्यायालय के नवनिर्मित सभापति भवन का उद्घाटन किया। 203.94 करोड़ की लागत से इस शताब्दी भवन का निर्माण किया गया है। यह पटना हाईकोर्ट के पुराने भवन के बगल में बनाया गया है। इसमें 43 कोर्ट रूम, 57 चैम्बर्स, लाइब्रेरी एवं सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? तो मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, घर की पहचान चेलिक नाम का कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है उड़ीसा और डी है छत्तीसगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घर की पहचान चेलिक नाम का कार्यक्रम की शुरुआत की। इस पहल के तहत परिवार की सबसे छोटी बेटी के नाम पर उस घर की पट्टिका यानी हाउस नेम प्लेट लगाई जाएगी ताकि घर की पहचान बेटियों के नाम पर हो सके। तो दोस्तों इस तरह की जो ये कार्यक्रम है इसे कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड में इसे शुरू किया गया है। और इसके तहत परिवार की सबसे छोटी बेटी के नाम पर उस घर की हाउस नेम प्लेट लगाई जाएगी ताकि घर की पहचान जो है वो बेटियों के नाम पर हो सके। तो अब इसे उत्तराखंड ने शुरू किया है। तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन नंबर ए है केदार जाधव, बी है रविंद्र जडेजा, सी है आर विनय कुमार और डी है रोहित शर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आर विनय कुमार। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आर विनय कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। विनय कुमार भारत की तरफ से 1 टेस्ट, 31 वनडे और 9 T20 मैच खेल चुके हैं। वे भारतीय टीम के आखिरी बार नवंबर 2013 में मैदान पर उतरे थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले इकलौते टेस्ट में उन्होंने 1 विकेट अपने नाम किया था। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये हैं आर विनय कुमार जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, शून्य भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 1 मार्च, बी है 3 मार्च, सी है 28 मार्च और डी है 2 मार्च। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 मार्च। विश्व स्तर पर हर साल 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनके सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। शून्य भेदभाव दिवस की शुरुआत 1 मार्च 2014 को संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक द्वारा की गई थी। हालांकि औपचारिक रूप से इसके मनाया जाने की शुरुआत UNAIDS द्वारा दिसंबर 2013 में विश्व एड्स दिवस पर अपने कार्यक्रम के बाद की गई थी। अब यहाँ पर जो दोस्तों UNAIDS आया है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एंड एड्स, इसका ये फुल फॉर्म होता है। तो जो शून्य भेदभाव दिवस है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1 मार्च 2014 से, और औपचारिक रूप से अगर देखा जाए तो ये 2013 से इसकी शुरुआत हो गई थी। अगला क्वेश्चन है,
कैच द रेन अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाने वाला है? ऑप्शन नंबर ए है जल शक्ति मंत्रालय, बी है पंचायती राज मंत्रालय, सी है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और डी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जल शक्ति मंत्रालय। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही कैच द रेन अभियान लॉन्च करेगी। प्रधानमंत्री ने यह घोषणा इस साल की दूसरे मन की बात रेडियो प्रोग्राम में की। यह अभियान जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह अभियान 100 दिनों तक चलेगा। इस अभियान का मकसद देश में जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। तो कैच द रेन जो अभियान है इसे किसने लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसे लॉन्च करेंगे। तो दोस्तों ये थे 2 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने निम्नलिखित में से किन्हें साल 2019 का भारत भारती सम्मान दिए जाने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, डॉक्टर सूर्यबाला। और सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए और कुछ स्टूडेंट्स ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। तो मैं आपसे रोज़ कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप लोग उसका आंसर जरूर किया करो और हो सके तो उसके बारे में डिटेल में लिखने की कोशिश किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को आतंकवाद निरोधक ग्रे सूची में रखने का फैसला किया है? ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है पाकिस्तान, सी है इंडोनेशिया और डी है मलेशिया। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।